अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में हमेशा इंतखाबात को धांधली से पाक करने की बात करते रहे। मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत को साफ और शफाफ इंतखाबात से जोड़ते रहे हैं और ये दावा करते रहे कि वो एम्पायर को साथ मिलाकर खेलने नहीं बल्कि न्यूट्रल एम्पायर पर यकीन रखते हैं। मगर रवा साल फरवरी में सियालकोट के हल्के डस्का में धांधली से मुतल्लिक जो तहकीकाती रिपोर्ट अब सामने आई है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए, दावों और असूलों को खोखला साबित कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के बाद हुकूमत इस बात से इनकारी थी कि डस्का में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा नहीं किया गया और ना ही हुकूमत की ईमा पर नताइज में कोई तब्दीली की गई है। मगर डस्का इलेक्शन से मुतल्लिक जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट ने तमाम हुकूमती दावों और वजाहतों को बेबुनियाद करार दे दिया है। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल की ये रिपोर्ट हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ चार्जशीट है जिसमें यह कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में नहीं हुए। इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन हुकाम और हुकूमती लोग गैर कानूनी आकाओं के हाथ कठपुतली बने रहे और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से प्री पोल रिगिंग के साथ इलेक्शन में धांधली की गई। इस तहकीकाती रिपोर्ट में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिस पर आगे जाकर उनके साथ इंटरव्यू में उन इल्जामात पर बात करेंगे। लेकिन अहम बात यह कि NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में जब मुनज़्ज़म धांधली, बद इंतजामी और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के गुमशुदगी की बातें सामने आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने नताइज मौखर करके दोबारा इंतखाबात का ऐलान कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को हुकूमत ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया था। नून लीग तो हुकूमत पर धांधली, इलेक्शन हुकाम को गायब करने और नताइज की तब्दीली के इल्जाम लगा रही थी, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती रही कि डस्का में किसी किस्म की मुनज़्ज़म धांधली का कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह इंतजामिया और इलेक्शन हुकाम पर कोई दबाव नहीं डाला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान समेत हुकूमती अरकान डस्का इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को झूठा करार देते रहे, मगर डस्का इलेक्शन से मुतल्लिक अब जो हकायक सामने आए हैं इसने हुकूमती दावों को सरासर गलत साबित कर दिया है। रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की सरगर्मियां मशकूक थी, इनके जमा करवाए गए जवाबात भी झूठ पर मबनी थे। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान इस साजिश में पूरी तरह मुलविस थे। मगर डस्का इलेक्शन में सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसरान की कोताही या बद इंतजामी शामिल नहीं थी, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड स्कैम यानी सोची समझी धोखाबाजी थी तो कंट्रोल करने वाले इदारों की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक इजलास में शामिल हुई जिसका मकसद इलेक्शन में धांधली के मंसूबा बंदी था। यह इजलास डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इकबाल कोलाया ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर तलब किया था। इकबाल कोलाया ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नवाज चीमा के ऑफिस में भी गैर कानूनी तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान को तलब किया और प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत दी गई कि वो वोटिंग के अमल को सुस्त रखें। शहरी इलाके में वोटिंग 25% से ज्यादा ना होने की हिदायत भी दी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतल्लिक भी अहम इंकशाफात दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान धुंध की वजह से ताखीर से आने का बहाना बनाते रहे, मगर हकीकत कुछ और थी। प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में नामालूम मकाम पर ले जाया गया। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं बल्कि मंसूबा बंदी के तहत हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 7 घंटे तक नामालूम इमारत में रखा गया कि 3 लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गैर मिजाज पुलिस एहलकार सियालकोट में एक मशकूक जगह ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान के आने में ताखीर हुई और उनके नताइज देने में भी ताखीर हुई। कि रिपोर्ट में मुतादिद जगह यह भी वाजे किया गया है कि बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान ने खुद नताइज तब्दील किए जबकि बाद से नताइज में तब्दीली करवाई गई। डस्का इलेक्शन में धांधली से मुतालिक तहकीकात रिपोर्ट में कई अहम सवालात उठाए गए हैं जिन पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान तो पिछले 20 साल से बात करते आए हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अपने क्रिकेट डेज की मिसाल देते हैं कि मैं न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया, इसी तरह इलेक्शन में भी न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए। लेकिन डस्का NA-75 की जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है, वो तो मुनज़्ज़म धांधली की निशानदेही करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं वजाहत कर सकूँ। एक बाज़ाब्ता तौर पे जो इस रिपोर्ट के हवाले से सरकारी एक स्टेटमेंट है वो तो देगी हुकूमत पंजाब, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो इख्तियार नहीं है, ना मैं
हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत की स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं उसमें कोई तबसरा नहीं कर सकती। मैं सिवाय इसके कि अपनी जो ज़ाती हैसियत में मैं ये समझती हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर 133 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट में एक सतर में मेरा नाम लिखा गया है और उसमें एसी ऑफिस की एक मीटिंग का हवाला दिया गया। अब शहजाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 133 सफ़े की रिपोर्ट में एसी की ऑफिस के अंदर मेरी मौजूदगी, जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर साहब हैं वो उसका तज़किरा करते हैं, लेकिन बाकी 133 सफ़ों में, इवन इस सफ़े के अंदर भी मेरे उस किरदार को, मेरे उस रोल को, मेरी मैलाफाइडी इंटेंशन को, मेरे मिसकंडक्ट को कहीं एलैबोरेट नहीं करते और ना उस प्रेजेंस के हवाले से कोई ऐसा बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर सबूत और कोई जिक्र या स्टेटमेंट हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो रिपोर्ट के अंदर मेरा जिक्र खैर हुआ है, ये जिक्र खैर जो है वो रिपोर्ट में रंग भरने के लिए हुआ है। मैं बारी बारी बात करता हूं। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि इलेक्शन के बाद आपने कहा कि नहीं, देखें आरओ की गलती थी, कोई अगवा नहीं हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, लेकिन ये रिपोर्ट तो चीख चीख के कहती है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई। गवर्नमेंट फंक्शनरीज और जो ऑफिशियल्स थे इलेक्शन के, वो कठपुतली बने हुए थे अनलॉफुल मास्टर्स के हाथों में, कंट्रोल अथॉरिटी के हाथों में। यानी कि ये कंट्रोल अथॉरिटी और ये अनलॉफुल मास्टर किसको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है अनलॉफुल मास्टर, जो कि इनको कठपुतली की तरह नचा रहे थे? पहली बात तो यह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो वहाँ पे ना तो मॉनिटरिंग ऑफिसर थी, ना वो कहीं पे ऑथराइज थी किसी भी हवाले से अपनी किसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के हवाले से। जो बात जिस रिपोर्ट के अंदर आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिकेट हुआ है, उसी का सफ़ा नंबर 85 और 86 पढ़ें। उसके अंदर वो हुकूमत के हवाले से जो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उनका जिक्र करते हुए ये फरमा रहे हैं वही रिपोर्टिंग ऑफिसर कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने हलफ लिया कि आप इम्पार्शल रहेंगे, गैर जानबदाराना रोल रहेगा आपका। तो मुझे ये बताएं कि वो हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत की अथॉरिटी नहीं है जो वहां जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये कह रहे हैं कि आपने किसी भी सियासी जमात या किसी शख्सियत या किसी कैंडिडेट का साथ नहीं देना, आपने रूल ऑफ लॉ पे अमल करना है। तो ये सारी सुनी सुनाई फर्जी कहानियां जो मेरी जात के साथ जो इंस्ट्रक्शंस आप कह रही हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दी गई, वो तो बिल्कुल रिपोर्ट के अंदर क्या है, वो तो बिल्कुल लॉफुल है। जो आप बात करिए वो तो बिल्कुल लॉफुल बात है। यही होनी चाहिए बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आपने किसी को सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन आपके हवाले से जो जिक्र खैर है वो कहां पर है? पैरा 275 में है और लिखा हुआ है ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अटेंडिंग मीटिंग्स एट एसी हाउस डस्का व्हिच वर मेंट फॉर मैनिपुलेटिंग इलेक्शन प्रोसेस इन व्हिच मिस्टर अली अब्बास, मिस्टर जीशान जावेद, आसिफ हुसैन, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मोहम्मद अवैस एंड सम अदर वर प्रेजेंट। सिर्फ एसी ऑफिस में उन्होंने मेरी प्रेजेंस को लिखा है, उसके साथ किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ना ये कहा है। अच्छा, और उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा फिरदौस साहब कि मेरी प्रेजेंस वो कैसे यहाँ पे अच्छा फिरदौस साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 133 की सफे की रिपोर्ट में शहजाद मुझे बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सफे की रिपोर्ट में कहा ये आपने कहा कि मैंने उसको उस इलेक्शन को मिसकंडक्ट किया? मतलब आप जियो मुसलसल डॉक्टर साहब बात सुन लीजिएगा, वन साइडेड डॉक्टर साहब बात सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब और गलत मिसकोड कर रहे हैं। आप बताइए कि इसमें दो जगह का जिक्र इस पैराग्राफ में, एक एसी हाउस का है, दूसरा नवाज चीमा डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज, वहां पे मीटिंग हुई जहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो की गई, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या आप एसी हाउस में का किसी जगह में मेरी प्रेजेंस में जिक्र नहीं है? क्या आप एसी हाउस में या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उन मीटिंग्स का हिस्सा थी जहां पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कैटेगरी डिनाई दैट, बिल्कुल नहीं। और अगर इनके पास कोई सबूत है, अगर किसी जगह पे ये समझते हैं तो 133 की रिपोर्ट में एक एक शख्स के किरदार को उन्होंने इंटरलिंक किया कि किसने कहा क्या रोल प्ले किया। अच्छा। तो डॉक्टर फिरदौस का नाम सिर्फ
रिपोर्ट को हाईलाइट तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइएगा के लिए इसमें डाला गया। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इस रिपोर्ट में जो जगह जगह लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और हुकूमती लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो गवर्नमेंट, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी या जो अनलॉफुल मास्टर्स है, वो किसको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं, उस्मान बुज़दार को कह रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं फिर? वो नहीं पता है ना, मुझे क्यों कह रहे हैं। बात यह है कि आई एम नॉट हेडिंग पंजाब पुलिस, आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ पंजाब एग्जीक्यूटिव सिस्टम, आई एम नॉट ओवरऑल आंसरेबल टू जुडिशियल मैटर्स, तो लीगल मैटर्स मुझे एक स्पोक्स पर्सन का रोल है, और उस स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी के तौर पे जहां पे मिसकंडक्ट होगा, जहां मीडिया में रिपोर्टिंग होगी, उस हवाले से उसको हुकूमती मौकफ देना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इस इलेक्शन में जो जिम्मेदारी दी गई थी वो तर्जुमानी की नहीं दी गई थी, वो तर्जुमानी की नहीं दी गई थी। इस इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तर्जुमानी की नहीं थी। आपको बाकायदा कहा था कि आप सियालकोट डस्का जाकर इलेक्शंस में जो है कैंपेन करें और जो है मामलात को देखें, खाली तर्जुमानी की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना आपकी। इसीलिए आपके पास क्या सबूत है इस बात का? क्योंकि उस वक्त आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप ये इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, अगर आपके पास दी गई थी कि जाके अगर आपके पास ये जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर एसी हाउस में मीटिंग्स की क्या जिम्मेदारी थी आपकी? वहां पे एसी हाउस में तो आप कह रही है ना मैं मौजूद थी, लेकिन वहां पे ये डिस्कशन नहीं हुई। कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ना कोई एसी हाउस में मीटिंग हुई। कैन यू प्रूव दैट कि वहां को मीटिंग हुई? तो ये तो लिखा हुआ है इसमें एसी हाउस के हवाले से। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शहजाद। नहीं, एसी हाउस के हवाले से आप कह रहे हैं कि एसी हाउस में आप नहीं थी, लेकिन वहां पे अदालत बन गया। एसी हाउस के हवाले से तो लिखा हुआ है कि वहां पे आप भी मौजूद थी और वहां पे मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ये मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाए। ये तो लिखा हुआ है रिपोर्ट में। बात शहजाद, रिपोर्ट में ये आसमानी सहीफा है, सच लिखा हुआ सारा कुछ रिपोर्ट में। आप अदालत है कि आपको मैं तो अदालत बनकर ही बैठा हुआ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। उस रिपोर्टिंग पे कमेंट करें। ये तो आपकी मर्जी, आप रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें, मुस्तरद करें, चैलेंज करें अदालत में जाकर, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा ना, मैं तो एक मैसेंजर हूँ और ये बताऊंगा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। इसको हम चैलेंज करने जा रही हूँ मैं। अब वो आपका इख्तियार है। आपके हवाले से जो इसके अंदर गंद घोला गया है और जिसको आप जानबूझ के उस रिपोर्टिंग के अंदर अपना मसाला ऐड कर रहे हैं। मैंने कोई मसाला नहीं, मैंने तो पैरा नंबर 275 जिसमें आपका नाम है वो पढ़ के भी सुना दिया, वो दिखा भी दिया। अब ये आपका इख्तियार है कि आप उसको मुस्तरद करें या उसको चैलेंज करें, ठीक है? लेकिन आप उसके अंदर गलत नहीं, क्या गलत कोड किया? उसमें लिखा हुआ है कि जो एसी हाउस में मीटिंग हुई, उसमें पार्टी बनाएंगे। जो एसी हाउस में मीटिंग हुई वो मैनिपुलेट करने के लिए हुई इलेक्शन प्रोसेस। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसमें आपका भी नाम है। अगली मीटिंग का जो जिक्र है वो बॉयज डिग्री कॉलेज में है, जो कि नवाज चीमा जिसमें मौजूद थे। ये दोनों मीटिंग्स का लिखा हुआ है इसमें। और अगली मीटिंग में कहीं मेरी प्रेजेंस का जिक्र नहीं है, वो आप कर रहे हैं। सही है, वो आपने बता दिया ना, जोड़ रहे हैं दोनों को साथ। आपने बता दिया कि गवर्नमेंट डिग्री अच्छा सुन लीजिए ना, आपने बता दिया कि नवाज चीमा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट में आप मीटिंग में नहीं थी, आपने बता दिया, ये आपका मौकिफ आ गया। अब मुझे ये बताइएगा, तो आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट पढ़ के कि किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल मैं एसी ऑफिस में भी मीटिंग में नहीं थी, मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि रिपोर्ट में जहाँ पे वो एक जगह मेरा जिक्र कर रहा है वो एसी ऑफिस का कर रहा है जी। उसके अंदर कहीं वो ये नहीं कह रहा कि मेरी मौजूदगी में कोई ऐसा मैल प्रैक्टिसेस प्लान हुई या मैंने किसी को मिसकंडक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। ये आप कह रहे हैं, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। अच्छा, तो यही मुझे क्लैरिफाई करना है। अच्छा जी, आप जो डॉक्टर साहब एक सेकंड, ख्वाहिश जो है डॉक्टर साहब एक सेकंड ना दें। डॉक्टर साहब एक सेकंड, अब आप मुझे इल्जाम ना दें, आप रिपोर्ट को दें, रिपोर्ट को चैलेंज करें, वो आपका इख्तियार है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, सिर्फ 3 लाइनें। He was involved in attending meetings at AC House, Daska, which were meant for manipulating the election process, in which Ali Abbas, Zishan, Asif Hussain and Firdaus Ashik Khan were present. बता दिया ना पढ़ के आपको मैंने। इकबाल, ये किस बंदे के लिए कह रहे हैं? ये इकबाल कलोया ने मीटिंग बुलाई थी, एसी हाउस में वो मौजूद थे। आपका नाम भी उस मीटिंग के हवाले से लिखा हुआ है जहां पे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए इकबाल कलोया, मुझे ये बताएं कि अगर इकबाल कलोया ये कह दे कि डॉक्टर फिरदौस वहां मीटिंग में मौजूद थी,
तो फिर आपको ये हक बनता है ना? नहीं मैं मैसेंजर हूं, मेरे पास ये रिपोर्ट है जिसमें आपका जिक्र है। अब आप उसको चैलेंज करें, मुस्तरद करें, वो आपकी मर्जी है। अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर जिक्र होना, आप जिक्र तक रहे ना। नहीं मीटिंग में मौजूद थी आप तो आगे जा रहे हैं। मैं मीटिंग में तो कह रहे हैं कि जो कुछ वहां हुआ जी, आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुझे बना रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप थी, इमरान खान थे, बुजदार थे, कोई और थे, कौन थे? क्योंकि बार बार जिक्र हुआ है ना कि आपको मैंडेट दिया गया। मैंने कहा आपको जी, आपको ये मैंडेट दिया गया कि इलेक्शन डस्के में जाके आप कंडक्ट करें। आपके पास ये क्या सबूत है? कंडक्ट करने का तो आपके पास नहीं, कंडक्ट करने का मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कंडक्ट करने के लिए तो मैंने आपका लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप कैसे कंडक्ट कर सकती हैं? आप जाके अपनी पार्टी की सपोर्ट ही कर सकती है, इसलिए आपको भेजा था वहां पर। आपने क्या कहा? फिर आपने क्या कहा कि आपको पार्टी नहीं, तो मैंने यही कहा कि आप अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे गई थी। और मैंने क्या कहा और किस लिए गई थी? आप कह रही है मैं सिर्फ तर्जुमानी करने गई थी पंजाब हुकूमत की। वहां पर पार्टी की कैंपेन जो है वो मेरे जिम्मे नहीं थी। पार्टी की कैंपेन करने की जिम्मेदारियां और लोगों को दी गई थी, मेरे जिम्मे नहीं थी पार्टी की कैंपेन। डॉक्टर साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने दें, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती रिपोर्ट डस्का NA-75 के बायपोल्स के हवाले से ये कहती है कि बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली की साजिश बनाई गई थी। इस पर हम बात करें, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। देखिए, इस इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन ने भी ये कहा, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो अगवा हुए। अब यहाँ पे मेरे सामने ही 3 इस वक्त पड़ी हुई हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पे मौजूद थे, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उन तीनों ने यह कहा कि 8:30 बजे हम अपने पोलिंग स्टेशन से निकले, हमें फिर घुमाया गया, जगह जगह लेके जाया गया, किसी अननोन बिल्डिंग में लेके गए और फिर बाद में कहीं जाके हम डस्का पे पहुंचे। और इस दौरान वो कहते हैं कि हमारे जो पोलिंग बैग्स थे वो भी ले लिए गए, उसमें रद्दो बदल किया। कोई कहता है कि 268 रिजेक्टेड वोट्स नहीं थे, लेकिन वहां पे 268 रिजेक्टेड वोट मिले। कोई ये बयान दे रहा है वहां पे कि 2 घंटे बाद जब मुझे अपना पोलिंग बैग मिला तो उसमें रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ था। तो ये तो सरासर रिपोर्ट कह रही है, तो ये कौन जिम्मेदार है फिर इसका? बात ये है शहजाद के, ये आपके कंसर्न्स जो आप इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट कर रहे हैं, ये इनकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, ये इल्जाम है ना, एक आपने रिपोर्ट बनाई है, एक आपने एक प्रोसेस किया है, उसका एक प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए और जो भी इसके साथ जुड़े किरदार है उनको बेनकाब होना चाहिए। किसी जगह भी ये हुकूमत जो है वो वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में उन्होंने किसी गलत काम का ना तहफ़्फ़ुज़ किया और ना हम आइंदा करेंगे। लेकिन जो झूठ बोल के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के हक़ाइक़ को मसाख करके सिर्फ और सिर्फ किरदार कुशी करने के लिए कोई ऐसा टारगेटेड मैनिपुलेटेड इंजीनियर्ड एजेंडा है, तो उसको भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो आप बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कहीं मिसयूज ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी हुआ है तो उसका तयन होना चाहिए। मुझे फिरदौस साहब, आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपने कई साथ जुड़े जो है वो रेलिवेंट फैक्टर्स कई इलेक्शंस में आपने हिस्सा लिया है, तो मुझे बताइए, जब इतने संगीन इल्जामात हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन से डायरेक्ट आरओ के दफ्तर नहीं पहुंचे, उनको पुलिस वैन में घुमाया गया, कभी प्राइवेट व्हीकल में घुमाया गया, तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे सकता है? पुलिस क्यों ये चाहेगी? पुलिस के हवाले से लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ ना अपनी जिम्मेदारी पूरी की बल्कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में उनका बाकायदा किरदार था। ये पुलिस किसके कहने पे करेगी? ये एसी किसके कहने पे करेंगे? इलेक्शन तो आप और नून लीग के दरमियान था। ये जो इंतजामिया है, जो हुकूमती लोग हैं, ये किसके कहने पे फिर ये कर रहे थे सब कुछ? पहली बात तो ये है कि इस हल्के में मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, कैंडिडेट मेरे और नून लीग के दरमियान में नहीं था, पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान था। यही मैंने कहा, आपके पीटीआई और नून लीग के दरमियान था। डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहा था और हमारी बिल्कुल, और हमारा जो कैंडिडेट है उसका हक बनता है और वो जल्दी कानूनी मशावरत के बाद
इन एलिगेशंस का जवाब देगा। नहीं, मैं सिर्फ आपके पंजाब आपके वसी तजुर्बे से फायदा उठाना चाहता हूं इंक्वायरी रिपोर्ट को कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान था। मैं सिर्फ आपके वसी तजुर्बे से फायदा उठाना चाहता हूं। ये इलेक्शन पीटीआई के और नून लीग के मध्य मुकाबिल था। पीटीआई हुकूमत में है, यहाँ पे लिखा है पुलिस ऑफिसर से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स थे वो सब एक इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में, प्री प्लान करने में, मुनज़्ज़म धांधली करने में शामिल थे। इन सरकारी अफसरों का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? इन्होंने तो नहीं लड़ना था इलेक्शन, तो फिर किसके कहने पे एक पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे थे या प्रेसिडेंट ऑफिसर को अगवा कर रहे थे? ये शहजाद आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इस पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट होना चाहिए। इसके अंदर ये देखना चाहिए कि ये मेलाफाइडी नंबर 1 इफ, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चनेबल पैरास भी हैं और क्वेश्चनेबल जो उन्होंने नैरेटिव दिया वो भी है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है उसको फ्रंट पे आके इसके हवाले से तफसीली आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, वो अभी तक नहीं आए हैं और हुकूमत पंजाब का इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। कह रही थी मेरा जहाँ पे जिक्र है, जिस पैराग्राफ में जिक्र है, उस मीटिंग के हवाले से ये तो लिखा है कि मैं वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। और दूसरा वो ये भी कह रही है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए गए वो मेरी मौजूदगी में नहीं दिए गए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुशीर खजाना शौकत तरीन कई मरतबा ये कह चुके हैं कि IMF से ऑलमोस्ट मुज़ाकरात तय पा गए हैं, IMF का प्लान दोबारा बहाल हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इसमें मजीद कितना वक्त लग सकता है और रुकावट एग्जैक्टली क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा महंगाई इस हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था तो यही वजह थी कि एक तो ग्रोथ और दूसरा महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ग्लोबल मार्केट में और पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन, क्या उसके बाद हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल पा सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं मुशीर खजाना शौकत तरीन। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शौकत साहब, आप पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जल्द ही अनाउंस हो जाएगा कि दोबारा हम IMF के प्लान में चले गए हैं। एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा और अभी भी क्या कोई ऐसे इशूज़ हैं जिस पर इस वक्त बातचीत जारी है IMF से जो कि सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, डेडलॉक है जहां पर? हाँ, एक आधा इशू ऐसा है जिसके ऊपर अभी डेडलॉक तो नहीं कह सकता हूँ, गुफ्तगू हो रही है। हमारा अपना व्यू है, उनका भी व्यू है, लेकिन यह है कि इसमें बड़ी मुस्बत किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इंशाल्लाह चंद दिनों में यह रिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के हवाले से जो मामला है वो अभी ज़ेर बहस है? जी, वो ही ज़ेर बहस है, लेकिन उसमें भी ये है मुस्बत पेशरफ्त है उस पर। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी गुफ्तगू होगी, फाइनल गुफ्तगू, और उसके बाद आई एम श्योर कि रिजॉल्व हो जाएगा। शौकत साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑटोनॉमी वाले मामले पे डेडलॉक कहां पर है? नहीं शहजाद भाई, इसको मैं अभी इस फोरम पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑटोनॉमी का जो था मसवदा जो पेश किया गया था पिछली दफ़ा, जो हम लोगों ने एक किस्म से एग्री किया था मार्च में, तो उस पर कुछ हमारे एतराज़ थे। वो एतराज़ जो हैं वो उन्होंने उनको देखा है और अप्रिशिएट किया है, तब उनको हमने किसी मंतकी तरीके से इसको रिजॉल्व करना है। सही। इसके अलावा शौकत साहब, जो बिजली के नरखों को लेके बात थी या फिर जो टैक्सेस में इजाफा या एग्जेम्पशंस ख़त्म करना, वो तमाम चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है और किस किस प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन पे हमने इत्तेफाक किया है? वो सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको पहले भी कहा था तय हो चुकी हैं, बट अब जब अनाउंसमेंट उनकी आएगी तो आप देख लेंगे क्या क्या हम लोगों ने डिसाइड किया। सही है। अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ उसमें हुकूमत ने तकरीबन 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, और इससे पहले आपने कहा था कि लेवी हमें बढ़ानी पड़ेगी, 610 अरब रुपये तक तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन उससे कुछ कम पे ही हम एग्री किया हमने। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 250 से 300 अरब रुपए पे हमने रिवाइज टारगेट रखा है लेवी का। क्या यही रिवाइज टारगेट है और इसका मतलब हमें आइंदा भी मुमकिन है कि लेवी बढ़ाना पड़े तकरीबन 15 रुपए तक अगर टारगेट अचीव करना है तो?
हमें लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात सही दुरुस्त है कि 600 अरब रुपए का जो है टारगेट वो तो हम मीट नहीं करेंगे, लेकिन लेवी तो कुछ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये ऑल डिपेंड कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अगर डिप करना शुरू हो जाएंगी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन लेवी कुछ ना कुछ तो बढ़ानी पड़ेगी। सही। और इसके अलावा इनकम टैक्स के हवाले से भी IMF का मुतालबा था कि वो टैक्सेस बढ़ाए जाएं और जो एग्जेम्पशंस है वो ख़त्म की जाए। ये दोनों कंडीशंस हमने मान ली हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम ब्रॉडनिंग चाहते हैं, हम पिरामिडिंग नहीं चाहेंगे। तो उनमें गिव एंड टेक हुआ है दोनों साइड पे, लेकिन मैं तो अपने उस पर कायम हूँ कि पिरामिडिंग हमें नहीं करनी, हमने ब्रॉडनिंग करनी है और हमारे रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह रेवेन्यू साइड पे तो हमें कोई इशू नहीं है। और शौकत साहब, इस हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा चैलेंज रहा है कि महंगाई पे कैसे काबू पाए। जब आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त आपके हवाले से भी कहा कि 2 बड़े टारगेट्स हैं, एक तो ग्रोथ अचीव करनी है और कोशिश करना है कि महंगाई कम हो। उस हवाले से आप भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि ख़ासतौर पर जब किसान से लेकर रिटेल मार्केट तक जाता है तो उसमें प्रॉफिट का गैप बहुत ज़्यादा है, वो हमने कम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, सप्लाई डिमांड के मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, हम जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस है वो ख़त्म करने जा रहे हैं और फिर डिवैल्यूएशन है, तो ये सारे फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिससे लगता नहीं है कि अनकरीब हुकूमत जो है वो महंगाई पर काबू पा सकेगी। तो फिर क्या प्लान है इसके हवाले से? देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, अगर हम लोग बेसिकली फूड डेफिशिएंट हो गए हैं और उसके बाद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके साथ उसकी वजह से हमारी प्राइसेस अगर बढ़ी हैं। और दूसरी कमोडिटीज़ देखें ना, स्टील बढ़ गया है, उसके बाद आपका जो है कोयला बढ़ गया है, उसके बाद पाम ऑयल बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और वो उससे तो पूरी दुनिया जो है वो उनका असर हुआ है उन पर, तो हमारे पे भी होगा। और ये 6 महीने पहले तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी ना। 6-7 महीने पहले जो आपकी जो पेट्रोल की कीमत थी वो कोई $45-50 पे थी, अब उठ के वो मतलब $87 पे हो गई है। इसी तरीके से पाम ऑयल डबल हो गया है, कोयला जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये स्टील भी बहुत ऊपर चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट कर रही हैं ना। इसको हमने करना क्या है, करना ज़ाहिर ये है कि ये देखें कि हमें ये हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं या नहीं करती। नहीं, मेरे ख्याल में हमारी ग्रोथ भी हो रही है इस वक्त, बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन जो चीज़ें हमारे गरीब अवाम को जो अफेक्ट करती हैं उसके ऊपर तो हमने एक डायरेक्ट एक्शन ले लिया है। हम लोगों ने जो अब सब्सिडी दी है 3 चीज़ों के ऊपर, वो हमारे लिए जो है वो कम से कम हमारे गरीब लोगों के लिए एक किस्म का टेम्परेरी किस्म की रिप्रीव है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब कि हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम वो जो है प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। उसमें अभी देखें गन्ना जो है काफ़ी हुआ है, इससे मतलब चीनी की जो उस पर असर पड़ेगा। वीट हम बढ़ा रहे हैं ताकि वीट की उसकी प्राइस पे असर पड़ेगा। इसी तरीके से जो बाकी जो हमारे जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम खुद कफ़ील हों और इंटरनेशनल प्राइसेस पे हम ज़्यादा इन्हिसार ना करें। लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी इकानमी ग्रो करे। इकानमी जब ग्रो करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है वो उनके सख्त भी बढ़ेगी बर्दाश्त करने की। और दूसरी साइड पे जो निचला तबका है उसके ऊपर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और ये एहसास जो है राशन मदद प्रोग्राम जो है, ये डायरेक्ट हमने उनको बेकिस्म से सब्सिडी दे दी। शौकत साहब, आपने बजट के बाद ये भी कहा था कि IMF की कंडीशन है कि हम बिजली की कीमत बढ़ाएं, लेकिन आपने कहा कि हम सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ऑल्टरनेट मेथड से हम कोशिश करेंगे सर्कुलर डेट को ख़त्म करें या कम करें। और हमाद अज़हर साहब ने बीच में ट्वीट भी किया था कि जो हमारा मंथली सर्कुलर डेट है या क्वार्टरली है उसमें कमी भी नज़र आ रही है। फिर क्या वजह है कि हमें दोबारा IMF के कहने पे कीमत बढ़ानी पड़ी जबकि आप समझ रहे थे कि ऑल्टरनेट मेथड से हो जाएगी कम सर्कुलर डेट? उन्होंने जनाब आपने जो साइन किया मार्च के बीच में, आपने कहा ₹4.95 हम लोग कीमत बढ़ा देंगे। तो मैंने उस पर कहा कि ₹4.95 रुपये जो कीमत है, ₹4.95 कीमत है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे मसले हल नहीं होंगे। तो आपको जब आप देखेंगे प्रोग्राम को तो देखेंगे कि हमने उनके ये जो ₹4.95 नहीं एक्सेप्ट किए।
तो इसलिए हमने वो कोशिश यही की है कि ये इस किस्म का बोझ जो है लोगों पर ना पड़े और तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करें जिससे सर्कुलर डेट को रोकें और कम करें। अच्छा, दूसरा शौकत अली साहब, चीनी की कीमत ये बड़ी अनकंट्रोलेबल रही है हुकूमत के लिए। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बनाई, कमीशन रिपोर्ट बनाई, फिर कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बनाई, लेकिन चीनी की कीमत काबू में नहीं आ रही। इस हफ्ते 140, 150, 155 तक चीनी की कीमत पहुंच गई। अब आपने पहले ही कहा था कि हमें अपना स्टॉक्स बफर जो है वो रखना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में क्रशिंग से बिल्कुल पहले हो सकता है कि चीनी की कीमत बढ़े। 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट भी की गई है, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है बड़ी ताखीर हुई, क्योंकि जनवरी में ईसीसी ने और काबीना ने अप्रूवल दे दिया था चीनी इंपोर्ट करने का। क्या वजह है, वक्त पे क्यों नहीं इंपोर्ट कर सके चीनी? और फिर ये जो कीमत बढ़ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए जी, पहले तो वो है कि वक्त पे इन्होंने नहीं किया, वो टेंडर्स वगैरह इन्होंने कैंसिल किए, लेकिन उसका इस तरह असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने फिर भी चीनी जितनी चाहिए थी वो उन्होंने इंपोर्ट कर दी। तो इस वक्त जैसा ये कीमत बढ़ी है, इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी सिर्फ वजह ये है कि कुछ ये मिल्स ने और किसी ये जो डीलर्स हैं इन्होंने होर्डिंग की है और जाके स्टे ऑर्डर ले लिया अपना कोर्ट से। लेकिन चीनी इस वक्त वाफिर मकदार में है जो इंपोर्टेड चीनी पड़ी हुई है। वो क्योंकि बारीक चीनी है तो वो लोग कह रहे हैं कि जी बारीक चीनी हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, वो भी उतना ही मीठा करती है जितना ये मोटी चीनी करती है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं जी मैंने ये चीनी नहीं खानी और ये चीनी खानी है, फिर तो यार मतलब मेरे ख्याल में ये तो लॉजिकल नहीं है ना। इस वक्त भी आपके पास जो चीनी पड़ी हुई है 1,30,000 टन पड़ी हुई है और वो इतनी मकदार में है कि जब ये मिलें शुरू होंगी उसके लिए काफ़ी है। और मैंने इनको कहा है कि आप इसको फ्लड करें, मार्केट के बीच में लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीनी पड़ी हुई है। आज आप देखेंगे कि आज मुझे अभी मालूम हुआ है कि ये मोटी चीनी भी जो है वो 140 से 117 पे आ गई है। और इंशाल्लाह ये जैसे ये कोर्ट ऑर्डर उठेगा तो जैसे उठा के हम इनकी चीनी बाज़ार में बेचेंगे, ये फिर उसी 1992 पे आ जाएगी। लेकिन ये जो आपकी बात है कि हम प्लानिंग क्यों नहीं करते इन चीज़ों को बेहतर? प्लानिंग तो देखें, प्लानिंग तो होती है, लेकिन डिसीजन जब हो जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो वक्त पे होनी चाहिए ना। लेकिन इस दफ़ा जो है आप वीट भी देखें, चीनी भी देखें, वाफिर मकदार में हमारे पास रिजर्व से। तो ये तो अभी मार्केट इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए जो है हमने ये कैंपेन भी चलाई है कि चीनी मार्केट में मिल रही है जो इम्पोर्टेड है, प्लीज़ वो ले लें, और वो 90 रुपये पे मिल रही है। और शौकत अली साहब, आप कह रहे हैं कि फैसले हो जाते हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट भी करना होता है। अभी 2 दिन पहले भी आपको टीवी पे बैठ के कहना पड़ा कि मैंने कहा है कि जो इंपोर्टेड चीनी है उसको मार्केट में फ्लड करें। ये खुद पहले क्यों नहीं फैसला कर रहे होते? क्योंकि प्राइस बढ़ गई, ऑब्वियसली आवाम की जेब से पैसा निकलता है, और फिर ये फैसले होते हैं कि फ्लड करें ताकि कीमत नीचे आए। शहजाद भाई, ये प्रोविंशियल डिसीजन है, ये सारा मामला जो है प्रोविंशियल होता है, ये प्राइसेस का वगैरह। तो ये बस 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना सेंटर का इतना कोई ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है, ये तो प्रोविंसेस ही कर रहे होते हैं। हम तो ऊपर बैठ के इनको बस एक किस्म से परसुएड ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अभी इसको भी बेहतर किया जा रहा है, फोरकास्टिंग को, और इसके वो एक मैकेनिज़्म लेके आया जा रहा है कि हर चीज़ का फसलें हैं हमारी, ये जो है वीट है, शुगर है, दालें हैं, इनका हमें मतलब पता होना चाहिए कि इस सीज़न में कितनी प्रोडक्शन होगी, हम शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, क्या होंगे। तो आई थिंक इसके भी पूरा एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड है सिक्योरिटी, उसके बीच में पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। इंशाल्लाह फोरकास्टिंग भी अब बेहतर होगी। और शौकत साहब, क्योंकि बजट के बाद भी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि अब हम जो हमारी अप्रोच है हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस साल आपका इंपोर्ट बिल भी हर महीने 6 बिलियन से ज़्यादा का है। करंट अकाउंट डेफिसिट का खर्चा है कि 13 से 14 अरब डॉलर का होगा, फिर पेमेंट हमने और करनी है। तो क्या इकॉनमी ऑलरेडी हीटअप हो रही है? आपने कल ये कहा भी था एक सेमिनार में कि हम 5.5% की ग्रोथ नहीं अफोर्ड कर सकते, वरना शायद हमारी इकॉनमी के लिए वो नुकसानदेह होगा। तो क्या वाकई हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या फिर दोबारा ये देख रहे हैं कि 5%, 5.5% की ग्रोथ और इकॉनमी हीटअप कर जाएगी? नहीं, मैंने ये कहा था 6% हम नहीं वो कर सकते, 5-5.5 को तो बिल्कुल सस्टेन कर लेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में जितना प्रेशर आया हुआ है वो 5-5.5 से ज़्यादा ग्रोथ हम जा रहे हैं, क्योंकि देखें बिजली की जो खपत है वो 13% बढ़ रही है, मेरे जो रेवेन्यू हैं वो 37% बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी LSM है वो डबल डिजिट में है।
तो लेकिन जो आपकी बात है कि क्या हम ये देखेंगे, इस वक्त तो बैलेंस हो रहा है। जो आप देखें ना, हमारे रेमिटेंसेस हैं और इसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसके साथ आरडीए बीच में मिला लें और वैक्सीन्स को जो फंडेड है वो उसको निकाल दिया जाए, तो इस वक्त तो हम बिल्कुल स्क्वायर हैं। और क्योंकि हमारे जो स्टेट बैंक के नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये प्रेशर है और हम ये चाह रहे हैं कि इसको देखें। अभी ये महीना हमने देख लिया है अक्टूबर का, तो अब हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ हमें इनमें कोई इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कोई हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी ताकि हम सेफ़ रहें। क्योंकि आई डोंट वांट कि ये फिर हम डॉलर हम कम होना शुरू हो जाएं और हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाए, वो हम नहीं चाहेंगे। तो शौकत साहब ये भी बताइएगा कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रोजेक्शन क्या है कि करंट अकाउंट खसारा कितना होगा इस माली साल में, और दूसरा अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट आपके रेवेन्यूज पे पड़ेगा? देखिए जी, जितना भी हम इंपोर्ट कम भी करेंगे तो वो उन आइटम्स की करेंगे जो एकदम एक किस्म से बहुत ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑटोज़ हैं वो एकदम, और दूसरी नॉन एसेंशियल आइटम्स होंगी जो इसका प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर अब जिस तरह CBU है अपना गाड़ियाँ जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं, तो वो तो उसका इधर प्रोडक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो बाहर से बनी बनाई आ जाती है। तो उसको अगर कम कर दिया जाए, थोड़ा कर दिया जाए, तो उसको यहाँ ग्रोथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो उनको ज़रा थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये कितना होगा, मेरे ख्याल में 3-3.5% की डिफिसिट होगा, तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर होगा। 3-3.5% करंट अकाउंट खसारा, यानी कि 10 बिलियन के आसपास होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।